Good morning. Good morning all of you my students and you are welcome on my channel English Literature Academy। और इसी के साथ मैं आप जानते हैं कि मैं आपको प्रिपरेशन करा रही हूँ इंग्लिश लिटरेचर की यूजीसी एनटीए नेट का एग्ज़ाम हो, चाहे फिर वो टीजीटी पीजीटी का हो या जीआईसी एग्ज़ाम हो, मतलब जो भी एग्ज़ाम आपका रिलेटेड टू द इंग्लिश लिटरेचर, मैं उस सब की प्रिपरेशन आपको अपने चैनल के थ्रू करा रही हूँ। और मैं आपको बहुत सारे एराज और ये सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू द राइटर्स, ये सब चीज़ें मैं आपकी क्लियर कर चुकी हूँ अपनी प्रीवियस वीडियो में। अगर कोई स्टूडेंट्स जो हैं वो मेरे साथ नए जुड़े हैं मेरे चैनल पर, तो वो मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। आज इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। कॉन्टेम्प्रेरीज राइटर्स ऑफ द शेक्सपियर हमारा कंप्लीट हो चुका है और मैंने आपको मतलब अगर देखा जाए तो हर राइटर्स का जो वर्क्स था वो सब भी मैंने आपको लिस्ट प्रोवाइड करा दी है कि कौन सा वर्क क्या था और किस तरह के प्ले उन्होंने लिखे। ये सारी चीज़ मैं डिस्कशन कर चुकी हूँ अपनी प्रीवियस वीडियो में। आज हम बात करते हैं नेक्स्ट एरा की, यानी शेक्सपियर के बाद वाला जो एरा आया तो उसकी बात करेंगे। एलिजाबेथन, आफ्टर द एलिजाबेथन एरा हमारे पास आता है रिस्टोरेशन एज। रिस्टोरेशन एज की बात करें अगर हम, ये देखिए रिस्टोरेशन एज टू न्यू क्लासिकल एज। रिस्टोरेशन एज से लेकर के आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा न्यू क्लासिकल एज तक, ठीक है। उसके बाद आती है बात, अगर हम बात करें तो this era was divided in three categories. One, first of all, Augustan age. Second is the age of sensibility and new classical age. इसे इस तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं। समझ में आया क्या है अगस्टन एज? नंबर सेकंड इज सेंसिबिलिटी एज एंड नंबर थर्ड इज हमारे पास आती है आपकी न्यू क्लासिकल एज। रिस्टोरेशन एज को 3 कैटेगरीज में अगर डिवाइड करते हैं तो उसका मीनिंग ये है। समझ में आया? 3 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? अगस्टन एज, सेंसिबिलिटी एज, और ये एक दूसरे के अगर हम देखें तो सिनोनिम्स भी हैं। यानी अगर बात अगस्टन एज की हो तो फौरन समझ जाइए कि बात किसकी हो रही है? रेस्टोरेशन एज की। अगर बात सेंसिबिलिटी एज की हो, एज ऑफ द सेंसिबिलिटी की हो, तो भी आप समझ जाइएगा कि बात किसकी हो रही है? रिस्टोरेशन एज की। और अगर बात आपके साथ अगर मान लीजिए कोई राइटर ऐसा पूछा जा रहा है जो आपको कहा गया कि न्यू क्लासिकल एज, तो भी आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन अपना रिस्टोरेशन एज पे लाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट कि रिस्टोरेशन एज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। और ये भी मैं आपको बता दूं कि 3 कैटेगरीज कौन सी थी। अगस्टन एज है, सेंसिबिलिटी एज है, या एज ऑफ द सेंसिबिलिटी भी इसको कह सकते हैं, यू कैन से दैट। और थर्ड नंबर इज द आपके पास आता है न्यू क्लासिकल एज। ठीक, चलिए अब बात करते हैं इस एरा में, मतलब कब से कब तक, ड्यूरिंग दिस पीरियड 1642 टू 1700 तक। ये पीरियड कब से रहा? 1642 से 1780 तक, 1642 टू 1780 तक ये पीरियड हमारा रहा, जिसमें हमने ये भी अभी हमने डिस्कस किया आपके साथ में कि 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया था। और ये पीरियड यहाँ से यहाँ तक ड्यूरिंग दिस पीरियड इसका रहा। अब इसी पीरियड में जो राइटर्स आएंगे, जो प्ले राइटर्स आएंगे, हम प्ले राइटर्स की बात कर रहे हैं क्योंकि यूनिट फर्स्ट ड्रामा कवर कर रहे हैं हम यूजीसी एनटीए नेट का अकॉर्डिंग टू सिलेबस। तो जब हम ड्रामे की बात कर रहे थे तो हमने एलिजाबेथन एज के ड्रामे देखे और उसके ड्रामेटिस्ट देखे, प्लस शेक्सपियर एज जब आई तो फिर उसके ड्रामेटिस्ट देखे। अब बात आ रही है, फिर हमने देखा कि कॉन्टेम्प्रेरीज राइटर शेक्सपियर के टाइम के जो ड्रामेटिस्ट थे उनके बारे में हमने डिस्कशन किया। अब बात आ रही है रिस्टोरेशन एज की, तो हम रिस्टोरेशन एज के जितने भी राइटर्स हैं उनके बारे में इसमें और वो जो भी उन्होंने ड्रामे या प्ले लिखे तो हम उनके बारे में इसमें देखेंगे। चलिए अब यहाँ पे देखिए कि मैंने आपको बताया ना कि ड्यूरिंग द पीरियड ये था इसका 1642 एंड 1780 और 4 सेकंड। ये कौन सा, मतलब अगर हम बात करें कि ये कौन सा टाइम था, किस टाइम की बात हो रही है, तो 4 सेकंड 1660 में इसी बीच आ चुके थे। समझ में आया? 4 सेकंड 1660 इसी बीच इनका भी पीरियड, ये मतलब हम कह सकते हैं इनके नाम से भी कि ये आ चुके थे 4 सेकंड। और इनका पूरा अगर देखें तो रूलर मतलब जो थे वो यही थे 4 सेकंड।
बात आती है लिटरेरी ट्रेंड्स की। इस पीरियड में लिटरेरी ट्रेंड्स क्या रहा, जो साहित्य लिखा गया तो किस ट्रेंड के अकॉर्डिंग लिखा गया, कौन से ट्रेंड को अपनाया गया, जो नए राइटर आए तो उन्होंने किस तरह का ट्रेंड या फिर इन्वेंशन किया। इसकी अगर हम बात करें तो देखिए इसमें बात आती है हीरोइक ड्रामा एंड कॉमेडी ऑफ मैनर्स। हीरोइक ड्रामा एंड कॉमेडी ऑफ मैनर्स, ये दो टर्म्स ऐसी थी जो इस पीरियड के दौरान निकल करके आई और इन दोनों टर्म्स के ऊपर प्ले लिखे गए। हीरोइक ड्रामा मीन्स होता है कि देखिए, हीरोइक ड्रामा का मतलब ये नहीं है कि हीरो और ये सब, हीरो का मतलब ही होता है बहादुर से, और हीरोइक ड्रामा का मतलब यानी ड्रामे बहादुरी के ऊपर बेस्ड थे, बेस्ड ऑन द ब्रेवरी, बेस्ड ऑन द करेजियस, इस तरह समझिए। तो साहस के ऊपर बेस्ड जो ड्रामे थे हमारे, उन्हें हम रखेंगे हीरोइक ड्रामा में। और जो कॉमेडी हो रही थी, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, यानी जो कॉमेडी का जो एब्सर्ड, हम इससे पहले पढ़ के आए ना, एब्सर्ड कॉमेडी ये सब चीज़ें, तो उससे बाहर निकल चुके थे। अब कॉमेडी ऑफ मैनर्स की टर्म यहाँ पर इन्वेंटेड हो चुकी थी। ठीक, अब बात आती है यहाँ पर, पहले हम पढ़ते हैं ड्रामेटिस्ट ऑफ रिस्टोरेशन एज। मैंने शॉर्ट में लिख दिया RA, मतलब आप समझ जाएंगे, मैं खुद भी समझा रही हूँ आपको कि ये क्या है, रेस्टोरेशन एज है और ये ड्रामेटिस्ट ऑफ रेस्टोरेशन एज। कौन कौन से ड्रामेटिस्ट जो कि हमारे सिलेबस में रखे हुए हैं, हमें उन्हें स्टडी करना है। तो फिलहाल हमारे सिलेबस में जो हैं हम उनके बारे में, ड्रामेटिस्ट के बारे में देखते हैं। जॉर्ज एथरज 1635 to 91, जॉर्ज एथरज 1635 to 91 के दौरान ये राइटर या ये ड्रामेटिस्ट रहे, जॉर्ज एथरज, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड, विलियम विचरली 1640 to 1715 के बीच में कौन रहे, विलियम विचरली, विलियम विचरली इनको कहा जाएगा। नंबर थर्ड, विलियम कॉन्ग्रेव, विलियम कॉन्ग्रेव 1670 से 1729। एंड नंबर फोर, एफ्राबेन, एफ्राबेन 1640 to 1689, मतलब 1640 से और 1689 1679 इसको कहा जाता है, तो इस तरह से ये रहे। नंबर फाइव, जॉन वेम्बर्ग, जॉन वेम्बर्ग 1664 to 1626। नंबर सिक्स है जॉर्ज फकर 1677 1707, जॉर्ज फकर, समझ में आया किस तरह से। और नंबर सेवन है जॉन ड्राइडेन। अब इनका नाम तो आपने बहुत सुना होगा, जॉन ड्राइडेन का, तो ठीक है, BA में भी है इनका, और मतलब जो है वैसे भी हम मतलब पढ़ते आ रहे हैं इनके बारे में, इस तरह से आप समझिए। तो इनसे तो बहुत अच्छे से आप लोग बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस्ड होंगे। लेकिन इनमें कुछ ऐसे भी राइटर हैं जो कि आपने देखा होगा कि नहीं, हमने तो मतलब इनका नाम ही पहली बार सुना है, या सुना है तो ध्यान नहीं आ रहा है। MA वगैरह में तो है खैर, लेकिन उसमें अब क्या हुआ होगा कि ध्यान नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर राइटर अगर बात करें तो इसमें से हैं तो बहुत ज़्यादा, लेकिन जो इनका वर्क है उस पर ज़्यादा जोर देकर के पढ़ाया जाता है। MA में राइटर पे इतना ज़्यादा जोर देकर नहीं पढ़ाया जाता, इसीलिए हम नाम भूल जाते हैं। इनकी जितनी भी आपको मतलब जो लिटरेरी वर्क होगा वो याद होगा, जहाँ तक मैं उम्मीद लगाती हूँ, लेकिन नाम हो सकता है कि आप जो है वो याद ना हो या आप कन्फ्यूज़ हो गए हो। चलिए, तो ड्रामेटिस्ट ऑफ रिस्टोरेशन एज में हम बात करते हैं, हमारे पास 7 ड्रामेटिस्ट हैं, जॉर्ज एथरज, विलियम विचरली, विलियम कॉन्ग्रे, एफ्राबेन, जॉन वेम्बर्ग, जॉर्ज फकर, जॉन ड्राइडेन। इज दैट क्लियर? ये 7 ड्रामेटिस्ट ऑफ द रिस्टोरेशन एज। अब इसकी वर्क की बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने रखा है जॉर्ज एथरज 1635 to 1691 इनका टाइम पीरियड था। ठीक, अब बात आती है इन्होंने कितने मतलब जो है लिटरेरी वर्क क्या क्या किया है या कौन कौन से प्ले लिखे। अगर हम प्ले की सिर्फ बात करें तो इनके 3 प्ले हैं। ठीक है, फर्स्ट है द केमिकल रिवेंज और लव इन ए टब, द केमिकल रिवेंज और लव इन ए टब 1664, और ये इनका फर्स्ट प्ले था। जो कीवर्ड्स हैं, जो की पॉइंट हैं, वो मैंने साथ साथ इसीलिए लिख दिए हैं ताकि आपको ध्यान रहे। क्या था इनका? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ड्रामे की बात करें, द केमिकल रिवेंज और लव इन ए टब 1664 में लिखा गया और ये फर्स्ट प्ले था। फर्स्ट। सेकंड की बात करें, शी वुड इफ शी कुड, ये वर्क इनका बहुत फेमस है। ये वर्क भी इनका यानी ये प्ले भी इनका 1668 के बीच में था।
1668 में मतलब था ये वर्क जो है पब्लिश हुआ है, ये प्ले स्टेज पर आया। आप ऐसे समझिए ये प्ले कहाँ पे आया, स्टेज पर आया। शी वुड इफ शी कुड, 1668। नंबर थर्ड, द मैन ऑफ मॉड। द मैन ऑफ मॉड 1667 में ये इनका लास्ट प्ले था। हमें ध्यान क्या रखना है कि फर्स्ट प्ले कौन सा था और लास्ट प्ले कौन सा था, ठीक है। 3 प्ले इनकी जो है वो हमारे रखे हुए हैं सिलेबस में, तो हम 3 प्ले का यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं आपके साथ में। द केमिकल रिवेंज और लव इन ए टब 1664 फर्स्ट प्ले। सेकंड प्ले शी वुड इफ शी कुड 1668 एंड द थर्ड द मैन ऑफ मॉड 1667 एंड इट वाज द लास्ट प्ले ऑफ जॉर्ज इथरज, ठीक है। अब ये बात हो गई इनकी बात। अब इसके अलावा जो और एक खास बात है जो हमें याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर कैरेक्टर की बात करें, जॉर्ज इथरज इंट्रोड्यूस द कॉमेडी ऑफ मैनर्स टू द इंग्लिश थिएटर। इंग्लिश थिएटर में इंट्रोड्यूस कराने वाले सबसे पहले राइटर कॉमेडी ऑफ मैनर्स को, वो इसका जो डेडिकेशन है वो किसको जाता है, वो जाता है हमारे जॉर्ज इथरज को। समझ गए? यानी आप इस चीज़ को थोड़ा सा कंसंट्रेट करके पढ़िए कि कॉमेडी ऑफ मैनर्स जो है वो इंट्रोड्यूस कराने वाले जो हमारे पास राइटर थे वो थे जॉर्ज इथरज, जिन्होंने सबसे पहले इंग्लिश थिएटर के ऊपर इस मैनर को अडॉप्ट किया या इस मैनर को अप्लाई किया और अपने प्ले के थ्रू इन्होंने स्टेज पर ये अपने ड्रामे करवाए, ठीक है। क्या है ये? कॉमेडी ऑफ मैनर्स के नाम से, और इन्होंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया था। देखिए, जॉर्ज इथरज इंट्रोड्यूस द कॉमेडी ऑफ मैनर्स टू द इंग्लिश थिएटर। इसको आप ध्यान रखिएगा क्योंकि यही क्वेश्चन हो सकता है कि आ जाए, मोस्ट प्रोबेबली है, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली कि ये क्वेश्चन आपको रखा हुआ मिले कि बताइए सबसे पहले कॉमेडी ऑफ मैनर्स जो थे तो उनको इंट्रोड्यूस कराने वाले जो राइटर हैं वो कौन थे। हु वाज द इंट्रोड्यूस द कॉमेडी ऑफ मैनर्स इन द इंग्लिश थिएटर, ऐसे भी आ सकता है, ठीक। चलिए नंबर 2 आते हैं। मैंने 2 राइटर कवर किए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्क इनका नहीं है सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो इसीलिए मैंने 2 राइटर आज आपके साथ डिस्कस किए, प्लस ड्रामाटिस्ट ऑफ रिस्टोरेशन एज डिस्कस किया है। तो दूसरे राइटर हमारे पास हैं विलियम विचरली। विलियम विचरली की बात करें तो 1640 to 1715 के बीच में ये रहे। देखिए हमने मैंने कहा ना कि मैंने 2 राइटर कवर किए हैं, जॉर्ज इथरज एंड विलियम विचरली। अब बात आती है इनका वर्क क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल लव इन ए वुड, लव इन ए वुड 1671 में ये इनका प्ले आया और ये फर्स्ट प्ले था। कहाँ पे इसको जो है मतलब किस स्टेज पर प्ले किया गया? सबसे पहले ये पहला ड्रामा या पहला प्ले आप इसको कह सकते हैं, फर्स्ट प्ले था रॉयल थिएटर। ये ध्यान रखिएगा, रॉयल थिएटर। स्पेस नहीं था तो मैंने जल्दबाजी में यहाँ पे ऐसे ही लिख दिया था, आप और अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। रॉयल थिएटर, लव इन ए वुड, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नंबर 2 द कंट्री वाइफ। द कंट्री वाइफ 1675 में ये इनका प्ले है। द प्लेन डीलर, द प्लेन डीलर 1677, इट वॉज द प्ले ऑफ विलियम विचरली। नंबर 4 इज द जेंटलमैन डांसिंग मास्टर। द जेंटलमैन डांसिंग मास्टर 1672, 1672, ठीक है। इट वॉज द प्ले ऑफ विलियम विचरली। इसको आपको ध्यान रखना है। इनके 4 प्ले हैं विलियम विचरली के और जॉर्ज इथरज के 3 प्ले, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं बार बार कह रही हूँ कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जिनके ऊपर क्वेश्चन बेस्ड है या फॉर्मेशन ऑफ द क्वेश्चंस किया जाता है, वही कंटेंट मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि मेरा शुरू से यही कहना है कि हमें कम टाइम में ज़्यादा प्रिपरेशन करनी है। और कम टाइम में ज़्यादा प्रिपरेशन तभी हो सकती है जबकि हम सिर्फ मेन जो कंटेंट है अपना उसको रिवाइज करें, जिसके ऊपर फॉर्मेशन ऑफ द क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं या एनटीए बना रहा है आजकल क्वेश्चन। और इसके अलावा भी इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं यही कहूँगी कि ये जितना भी वीडियो है या जो भी सेशन मैं आपके साथ में डिस्कस कर रही हूँ, इट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट कंटेंट। आप इस पे कंसंट्रेशन करिए, फोकस करिए, इंशाल्लाह आप ज़रूर जो है सक्सेस होंगे। ये मेरी ऐसा मेरा मानना भी है और ये मेरी दुआ भी है आप सबके लिए। चलिए, मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कहीं पर भी कोई डाउट होगा। वैसे डाउट क्लियर कर देती हूँ एक बार फिर से। देखिए, इसमें सबसे पहले हम यहाँ से देख लेते हैं लिटरेरी ट्रेंड्स कौन से थे। 2 ट्रेंड्स आपको याद रखने हैं, हीरोइक ड्रामा एंड कॉमेडी ऑफ मैनर्स,
ठीक है, 2 ट्रेंड्स यहाँ पर लिटरेरी थे। उसके बाद आता है ड्रामेटिस्ट ऑफ रिस्टोरेशन एज। तो ड्रामेटिस्ट के नाम जॉर्ज इथरिज, विलियम विचलेरी, विलियम कंगरी, एफ्रा बैन, जॉन वैनबर्ग, जॉर्ज फर्क्यूआर, जॉन ड्राइडेन। ये आपको 7 ड्रामेटिस्ट याद रखने हैं, इनके ऊपर फोकस करना है। जॉर्ज इथरिज के जो अगर हम बात करें वर्क की, तो सिर्फ इनके 3 प्ले देखने को मिले। द केमिकल रिवेंज और लव इन ए टब 1664 में ये फर्स्ट प्ले था। सेकंड वाज द शी वुड इफ शी कुड 1668 एंड द थर्ड द मैन ऑफ मॉड 1667, ये लास्ट प्ले था। बात आती है अब इनकी कि इन्होंने सबसे पहले क्या किया था। तो जॉर्ज इथरिज वो मतलब एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने कि इंट्रोड्यूस कराया था कॉमेडी ऑफ मैनर्स को टू द इंग्लिश थिएटर। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिए। बात आती है फिर विलियम विचलेरी की। विलियम विचलेरी 1640 से 1715 के बीच रहे और इनके जो वर्क थे वो 4 वर्क हैं। लव इन ए वुड है, फर्स्ट प्ले है, रॉयल थिएटर में प्ले कराया गया था। स्टेज शो जो हुआ था तो कहाँ पर हुआ था? रॉयल थिएटर में, ऐसे याद रखिए। द कंट्री वाइफ 1675, द प्लेन डीलर 1677 एंड द जेंटलमैन डांसिंग मास्टर 1672। ये इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है और इसको हम कह सकते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्ले हैं उनके, जो कि मतलब कब कौन सा पब्लिश हुआ ये मैंने ईयर वाइज अकॉर्डिंग टू द ईयर उसके डाल दिया है अपनी वीडियो में। तो आप इसको जो है बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। और मैं बार बार फिर से कह रही हूँ, देखिए अगर मैं फ्री में आपको ये वीडियो प्रोवाइड करा रही हूँ तो मुझे आपसे कोई मतलब मैंने कोई वो नहीं किया है कि नहीं आप मुझे पेड करिए तो मैं आपको ये PDF फाइल दूंगी तो मैं आपको नोट्स दूंगी। इस तरह की कोई बात ना तो मैंने अब तक की है और ना ही मेरा आगे करने का इरादा है। फिलहाल सिर्फ मेरा ये इरादा है कि आप पढ़ लीजिए किसी भी तरह से और मैं आपको पढ़ा दूं, क्योंकि मेरे पास नॉलेज है और उस नॉलेज को अगर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, अगर मेरे पास कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन है मैं उसे शेयर करती हूँ तो अच्छा है कि आप लोगों का भला हो, आप लोग अपने एग्ज़ाम को बीट करें। मैं इसी मतलब एक सोच के साथ मैं ये वीडियो बना रही हूँ। लेकिन अगर आप शेयर, लाइक और सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है आपसे इतना भी काम नहीं हो रहा है कि आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसमें तो ज़्यादा नहीं, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है या आपका बहुत कुछ खर्च हो जाता है, इसमें कोई ज़्यादा खर्च नहीं होता। तो जो बच्चे मेरे जुड़े हैं मेरे इस चैनल से वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी तरह अच्छा कंटेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए जो है जो हमारे मतलब जो हमारे राइटर्स हैं उनका डिस्कशन मैं आपके साथ करूं इसी तरह से। तो बेहतर होगा कि आप इस वीडियो को या जो भी मेरा चैनल है उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि वो भी बिना किसी पैसा को खर्च किए हुए ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। चलिए अब आप जो हैं इसी के साथ में अपना ख्याल रखिएगा। अब मैं विदा लेती हूँ आपसे। ओके, अल्लाह हाफिज़।